Normally we chase excellence, but today we have excellence with us. Very happy, delighted to have सुभाष जी. सुभाष जी, थैंक यू सो मच. आपने अपना इतना कीमती समय निकाला. मेरे एक फ़ोन पे आपने बोल दिया कि हाँ मैं आऊँगा आपके साथ में एंड आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूँगा. Can we have the slide, please? I think it's important to set the context. And we'll all agree that excellence doesn't have any language. And that's where we are going to speak in the language of Bharat and use that. And I do know that there are a few colleagues who have come from south of India. Not a reason to not speak Hindi. But nevertheless, I'll certainly moderate, paraphrase, rephrase as and when required. So सुभाष जी, thank you so much. अपने time निकाल के आप यहाँ पे आए थे. Just to share the context, just last week, Prime Minister of New Zealand, Mr. Luxon, was in Mumbai, as you all know, and he visited the Mumbai Dabbawalas just to understand more about the operations. When this hotel reopened after the Mumbai attack, guess who was invited for the first lunch over here? It was 100 Dabbawalas from Mumbai. So this, of course, is an iconic place, but when we speak about Mumbai Dabbawala, it has become so iconic that Mumbai, without this thing, mention of Mumbai Dabbawala is like incomplete. Having said that, okay. To get the entire thing into context and मेरे जो 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है इन एक्सीलेंस, जब भी हम लोग सोचते हैं कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी मॉडल कि एक्सीलेंट कंपनी क्या होती है, एंड इतने सारे फ्रेमवर्क्स है, इतने सारे मॉडल्स है, एंड व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज़ दी CIHR एक्सीलेंस. एंड जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पहले हमने सुना लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, L&D, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये सारे मॉडल्स, फ्रेमवर्क जो है वो हमको हेल्प करते हैं कि हमारी कंपनी बड़ी हो, अच्छी हो. बट यहाँ पे अपने साथ में, जैसे मैंने बताया कि एक्सीलेंस यहाँ पे हमारे साथ में है, एंड उसको समझने के लिए वी हैड प्रोफेसर्स फ्रॉम हार्वर्ड हु केम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट दैट आवर कलीग्स डू इट सो वेल. They spent so much time. There were people from top Fortune 10 companies who came to understand what they are doing. Established in 1890 and still growing strong. Very happy to say that we have the 4th generation of leader in Subhash ji. I'd request each one of you to please give a huge round of applause to welcome him. धन्यवाद. सर जी, चलो स्टार्ट करते हैं मुंबई डब्बावाला. एंड सबसे पहले जो एलिमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजी, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. ओवर टू यू सर. जरा स्टैचू दिखाइए वापस, थोड़ा आगे जावा. जो अभी स्टैचू था ना, हाँ. सर ये स्टैचू के बारे में आपको बोलता हूँ. थोड़ा खड़ा रहो, चलेगा. सर मुंबई में हाजी अली इलाका है, उस पर यहाँ पे स्टैचू लगाया हुआ है. कहने की बात यह है, ये जब लगाने की बात आई थी ना, तो मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त हुआ करते थे अजय मेहता साहब, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने महाराष्ट्र शासन के. उन्होंने तो पहला मना कर दिया नहीं लगाने का. तो मैं उनसे मिलने गया, सर क्यों नहीं लगाने का है? देखो अपने यहाँ पे कहावत है, सरकारी अधिकारी इसके आगे से और गधे के कभी पीछे से जाना नहीं चाहिए. गधा है, गधा कभी भी लात मारता है, और सरकारी अधिकारी के टेबल पर फाइल गई ना, वो कुछ भी पूछता है. उन्होंने बोला ये जो स्टैचू है ना, इसका कपड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता. अब इसको क्या जवाब देंगे? बोला सर मेरा दादाजी डब्बे वाला था, धोती पहनता था, बाराबंदी पहनता, ऊपर पगड़ी पहनता था. वो गया, बाद में पिताजी आ गया. पिताजी झब्बा पायजामा पहनता था, टोपी पहनता था, वो भी गया. बाद में 3rd जनरेशन का हम डब्बे वाले आ गए, शर्ट पैंट पहनते हैं ना, वाइट पहनते हैं, वो टोपी पहनते हैं. हमारा कपड़ा दिखाया उसको. अभी तुमको कौन सा कपड़ा चाहिए? दादाजी का चाहिए, पिताजी का चाहिए, हमारा चाहिए. ये बोला फिर कपड़ा चल जाएगा. बाद में उन्होंने दूसरा बोला कि ये जो स्टैचू है हाजी अली में देख सकते हैं आप, वो उसका गोल्डन कलर है सर, गोल्डन. तो बोले आज़ादी के पहले जो स्टैचू है अभी देखेंगे आप फोर्ट फाउंटेन में, वो सब व्हाइट कलर के है, संगमरमर के है.
और आज़ादी के बाद में काले कलर के लगे हैं, तो ये बीच में तुम्हारा गोल्डन क्यों? अभी बोला इसको भी कुछ पटाना पड़ेगा। हमने बोला सर सोना जब भट्टी में जाता है तब तक बाद में उसको चमक मिलती है ना। हम 130 साल मुंबई में काम करते गए, काम करने के बाद हमको चमक मिली इसलिए दिखाया है। उसको भी लगा, बोल दो वो बरोबर बोल रहे तलीगढ़ जी। सर बरोबर तो है, बोल दो तुम स्टैचू लगाओ। वो स्टैचू लगाएंगे जरूर, लेकिन उसका ओपनिंग भी आपको करना है। तो हाजी अली के नाके के ऊपर अजय मेहता साहब के हाथ से ओपनिंग किया है। यानी कहने की बात यह है, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे ना तो पहले लोग तो ना ही बोलने वाले हैं, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, मगर वो ना को भी हाँ में कैसा परिवर्तित करना है वो कला भी आपको आनी चाहिए। सर तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि थोड़ी सी आपने ऑलरेडी बता दी अबाउट मुंबई डब्बावाला। तो अभी जब हम लोग बात करते हैं लीडरशिप स्ट्रेटजी एंड हम लोग सब उसी में फंस जाते हैं, बट आप 130 साल से कर रहे हैं एंड कंसल्टिंग कंपनीज हार्वर्ड जैसे बिजनेस स्कूल्स आके समझना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि ये लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या होता है सर। हाँ मैं बताता हूँ। अभी हिस्ट्री स्टार्टेड 1890, 1890 में इस व्यवसाय की शुरुआत हो गई। आप जानते हो 1890 में अंग्रेजों का राज हुआ करता था भारत पर, और भारत का यूरोप से जो व्यापार चलता था ना वो हमारे मुंबई के बंदर का से ही चलता था। ओल्ड मुंबई जहाँ पे फोर्ट फाउंटेन इलाका है वहाँ से व्यापार चलता था। कुछ कंपनी के ऑफिस यहाँ पे हुआ करती थी, और उस वक्त पढ़े लिखे लोग कौन थे? पारसी, जिनको अंग्रेजी आती थी। तो पारसी वहाँ पे काम करते थे, और रहने को कहाँ पे थे? आपको मालूम होगा मलबार हिल, वाल्केश्वर, बाबुलनाथ, वहाँ पे रहते थे। उनकी कॉलोनी वहाँ पे थी, और वहाँ से वहाँ पे काम पे लिए आते थे। अभी फास्ट फूड का ज़माना तो था नहीं, बाहर कोई होटल अवेलेबल नहीं था, और कोई वाहन भी नहीं था। टांगा गाड़ी मुंबई में चलती थी जिसको विक्टोरिया कहा जाता था। वो विक्टोरिया से अधिकारी घर पे जाता था, खाना खा के वापस आता था, उसका 1.5 घंटा चला जाता था। जो हमारे फाउंडर मेंबर थे ना, उन्होंने कहा सर आप घर पे जाते हो, खाना खा के वापस आते हो, आपका 1.5 घंटा चला जाता है। मैं तो सादा वर्कर है, मैं आपका डब्बा लेके आता हूँ, आप ऑफिस में डब्बा खाइए, आधे घंटे में आपका खाना हो जाएगा, 1 घंटा बचेगा, आप ज़्यादा काम करोगे। तो उसको भी सच लगा, उन्होंने कहा ठीक है तू डब्बा लाया कर। इसी तरह इस व्यवसाय की शुरुआत हो गई 1890 में। हम विनोद से कभी कभी कहते हैं हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर तो नहीं, मगर डब्बे वाले ज़रूर है। सर आहिस्ता आहिस्ता व्यवसाय स्टार्ट हो गया। चर्चगेट से विरार और CST से कल्याण और नवी मुंबई, इस इलाके में लगभग 5000 डब्बे वाले काम करते हैं। 2 लाख डब्बे घर से हम लेते हैं, ऑफिस में देते हैं, और एम्प्टी डब्बा वापस घर पे देना है ना। अगर एम्प्टी डब्बा घर पे नहीं देंगे दूसरे दिन डब्बा आएगा किसमें? इसलिए एम्प्टी डब्बा वापस देते हैं। पर डे 4 लाख डब्बे का ट्रांजैक्शन मुंबई का डब्बा वाला करता है। एवरेज अब तो आप देखेंगे चर्चगेट से विरार CST कल्याण 60 किलोमीटर है, आके जाके 120 किलोमीटर होता है। यानी काम करते समय 120 किलोमीटर का अंतर डब्बे वाला दौड़ते रहता है। एवरेज लिटरेसी रेट डब्बे वाला कितना पढ़ा लिखा है? 5000 डब्बे वाले तो काम करते हैं, मगर 3500 तो थम्स अप पीपल। भाई पढ़े लिखा हूं, मैं ग्रेजुएट हूं सर। पढ़े लिखे लोगों का मान सम्मान आदर हम भी करते हैं, मगर हमने देखा है जितने पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं ना, वो सवाल ज्यादा पूछते हैं, व्हाट इज दिस इज द व्हाट। काम कम होता है। बेचारा हमारा अनपढ़ भाई है, उसको कुछ सवाल ही नहीं पड़ता, उसको खाली एक ही सवाल पड़ता है कि मेरे हाथ में डिब्बा है और 12 बजे मुझे ऑफिस में देना है। बेचारा उसका आंसर ढूंढते रहता है, हमारे लिए वो अच्छी बात है। ग्रेट सर, थैंक यू। हमारे इसमें हम लोग वो 2 फ्रेजेस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं फूड फॉर थॉट। तो इस बार पहली बार डब्बे के अंदर का फूड और कैसे वो पहुंचाया जाता है वो होगा। एंड एक फ्रेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार लिया जाता है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉर मुंबई डब्बा वाला कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, फूड फॉर थॉट। चलो सर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर आपका जो प्रोसेस है, आपने बताया कि 2 लाख डब्बे जो दिए जाते हैं विथ मिनिमम एरर रेट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप प्लीज। सर डब्बा वाला, अबाउट डब्बा वाला, एरर रेट 1 in 16 मिलियन ट्रांजैक्शन। आप डब्बा वालों को बोलेंगे ना डब्बा वाला व्हाट इज एरर, तो बोलेगा आई डोंट नो एरर, समबडी सेज एरर इज हॉरर, डोंट लुक इन मिरर। देखो हम भगवान नहीं है,
हम इंसान हैं, तो गलती हमसे भी होनी है ना, नहीं ऐसी बात नहीं है, गलती हमसे भी होती है। मगर जब डब्बे वाले की पहली गलती होती है हम उसको गलती दिखाते हैं, सेकंड गलती नहीं करना है आपको। अगर सेकंड गलती करता है तो उसको 1000 रुपये फाइन किया जाता है, और थर्ड गलती करता है ना तो उसको हम काम से ही दूर कर देते हैं, तू काम मत करना, तू गलती करेगा उसका नुकसान हमको होगा, ऐसा से काम ही मत कर। हम तो हमेशा कहते हैं कि पहली गलती अनजान, दूसरी गलती नादान, तीसरी गलती शैतान, और बार बार गलती पाकिस्तान। देखो सर क्या है, एक मिनट के तो सर कैसा होता है, अभी समझो अपना बोरीवली स्टेशन है, उसमें गोराई करके एक गांव है, गोराई, समझो गोराई से एक डब्बा मंत्रालय में आता है, बरोबर है, तो गोराई से घर से एक डब्बा वाला डब्बा लेगा, वो बोरीवली स्टेशन लेके आएगा, फिर बोरीवली से दूसरा डब्बा वाला डब्बा लेगा, वो चर्चगेट स्टेशन लेके आएगा। चर्चगेट स्टेशन से हमारा चेंजिंग प्लेस एरोस्टेटर के बाहर है, वहां पे एक डब्बे वाला लेके जाएगा, तीसरा डब्बा वाला, चौथा डब्बा वाला डब्बा लेगा और मंत्रालय में देगा। समझो हमारा पीछे का डब्बे वाला जो गोराई का डब्बा वाला गलती किया, चूक गया, तो बोरीवली का डब्बा वाला उसको चूक सुधारता है, गलती सुधारता है, और गोराई और बोरीवली का दोनों भी गलती किया तो चर्चगेट का डब्बा वाला उसको सुधारता है चूक, और चर्चगेट वाला भी चूक गया, यानी गोराई बोरीवली चर्चगेट वाला भी चूक गया, तो जो थिएटर एरोस्टेटर है उसके बाहर का डब्बा वाला उसको सुधारता है। जब हमारे व्यवसाय में 4 डब्बा वाला एक बार गलती करेगा एक ही बार, तो हमारी एक गलती पूरी होती है। तो 4 डब्बा वाला एक बार गलती तो नहीं करता ना, इसलिए डब्बा वाले के व्यवसाय में गलती कम होती है। थैंक यू सर। नहीं शुभा जी, मैं सोचा था आपका इतना हाई परफॉर्मेंस रेट है तो उसके प्रेशर से जो घर पे डब्बा बनता होगा उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि क्या डालना है, कैसे भेजना है, क्योंकि ये 6 सिग्मा 99.99 वाकई काफ़ी हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन है, एंड इवन जो स्पेस में किया जाता है वहाँ पे भी डिफेक्ट्स 1 in million नहीं होता है। बट सर इसमें आप ट्रेनिंग कैसे देते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। सर 6 सिग्मा का कैसा हो गया सर, हमारा अंधेरी में छोटा सा ऑफिस है क्रेडिट सोसाइटी का, वहाँ पे भी मैं सेक्रेटरी था, तो हम वहाँ भी बैठे थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 20 स्टूडेंट वहाँ पे आ गए, मेरे पिताजी थे उनके साथी भी थे, तो पिताजी ने कहा आप कहाँ से आ गए, तो उन्होंने कहा हम दिल्ली से आए। अगर दिल्ली से कोई आदमी आता है ना तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी घबरता है, कौन आ गए, हम भी डरे भाई वो कौन आ गया दिल्ली से, आपको किसने भेजा है, सोनिया गांधी मैडम ने भेजा है, अटल बिहारी वाजपेयी किसने भेजा है, तो बोलो हमको उन्होंने नहीं भेजा है, हमको सिक्के प्रहलाद साहब ने भेजा है। अभी सिक्के प्रहलाद हमको मालूम नहीं कौन सिक्के प्रहलाद है, तो सिक्के प्रहलाद को मैनेजमेंट का गुरु कहा जाता है, उनका विश्व में बड़ा नाम था। उन्होंने कहा कि आप मुंबई में जाओ, डब्बे वाले पे सर्वे करो और इसका रिपोर्ट मुझे दे दो। तो पिताजी ने कहा भाई तुमको सर्वे करना है तो हमारे साथ में घूमना पड़ेगा, बोले हम घूमेंगे। बोलो आप घूमना आसान बात नहीं है, आपके यहाँ पे मेट्रो है, यानी मेट्रो चलती थी दिल्ली में, अभी अपनी इधर भी है, हम लोकल में प्रवास करते हैं, मेट्रो को आधुनिक रेलवे कहा जाता है। मेट्रो स्टेशन पे आती है, रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, लोग उतरते चढ़ते, दरवाजे बंद होते, मेट्रो चली जाती है। मगर उससे आधुनिक मुंबई की लोकल है, स्टेशन पे आने से पहले ही सब कुछ करना पड़ता है, तो दरवाजे तो कभी खुलते भी बंद होते ही नहीं है, और चढ़ने उतरने के लिए भी ऑटोमेटिक है। अपना आदमी बीच में खड़ा रहता है, पीछे का आदमी धक्का मारेगा, अपना आदमी अंदर चला जाता है, उतरने के लिए भी ऑटोमेटिक है, पीछे ने धक्का मार दो आपको उतर के जाने का। और सर खासियत मुंबई वालों की ये भी है, जब मुंबई वाले जानते होंगे जब तो कोई धक्का नहीं मारता तब तो मुंबई वाला भी चढ़ता नहीं है। अरे कहने की बात यह है कि मुंबई वालों को धक्का खाने की आदत है, दिल्ली वालों को तो नहीं ना, बेचारे धक्का खाएंगे, उल्टा पुल्टा उतर गाड़ी के नीचे जाएंगे, लेने के देने पड़ेंगे। इससे बाकायदा उनको 3 दिन पहले ट्रेनिंग दिया कि मुंबई के लोकल में कैसा उतरना चढ़ना है। बाद में महीना भर हमारे साथ में घूमे, हमको सवाल पूछते थे, ग्राहक को पूछते थे, हमारा पगार कैसा बांट लिया जाता है, क्या क्या जो उनको जो सर्वे करना था वो 1 महीना उन्होंने सर्वे किया। 1 महीने के बाद इतना बड़ा बुक उन्होंने हम पर लिखा, तो हमको पहली बार पता चला कि हम पर भी कोई बुक लिख सकता है। और मुंबई वाले की खासियत है, आपने कैसा चाय पिलाया अभी, हम मुंबई वाले की खासियत है, जिसको कटाने का होता है हम कटिंग चाय पिला के भगाते हैं। हम भी उनको कंटाल गए थे, कटिंग चाय पिला को दिल्ली भी गए दिल्ली। 1-1.5 महीना चला गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आ गई फ्रंट पेज पर, उसमें लिखा था मुंबई के डब्बे को 6 सिग्मा मिला, एक फोटो छपी थी, तभी के राष्ट्रपति RK नारायण साहब थे
और सीके प्रहलाद दोनों बातें करते, फोटो था और नीचे लिखा था कि मुंबई वालों 6 सिग्मा मिला। अभी हमको तो अंग्रेजी आती नहीं है, हम अंग्रेजी पेपर क्यों लेंगे? किसी ग्राहक ने वो पेपर लिया और डब्बे वाले को दिया, बोलता डब्बे वाले तुमको क्या मिला देखो। अभी डब्बे वालों को अंग्रेजी नहीं आती, वो पिताजी के पास लेके आ गया, तो लेकर जी अपने को क्या मिला है देखो। पिताजी ने देखा तो 6 सिग्मा मिला है। अभी पूछेंगे कि इसको एक 6 सिग्मा है क्या? राष्ट्रपति को आप पूछ नहीं सकते, वो मामा ही हूं मैं। और सीके प्रहलाद कहाँ रहता है हमको मालूम ही नहीं कहाँ पे रहता है, तो उसको क्या पूछेंगे ये 6 सिग्मा है क्या, हमको क्यों दिया है? लेकिन एक खुशी की बात यह थी कि हमारे साथ में मोटोरोला को भी मिला था, मोटोरोला कंपनी। तो पिताजी बोले मोटर वाला आणि डाबा वाला सेम सेम तो है। मालूम नहीं। पिताजी बोला ये 6 सिग्मा कुछ है, रख दो पेपर कपड़ में, जब भी कोई आएगा देखने देने को तभी देखेंगे क्या है वो कपड़ में पेपर रख दिया। उसके बाद 1.5 महीना वापस चला गया, और जो 20 स्टूडेंट में से उसमें से 2 वापस मुंबई में आ गए। हम हमारे एयरपोर्ट पे अतिथि होटल है, वहाँ पे रुके और उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, पिताजी ने फ़ोन ऑफिस में उठाया। अरे पिताजी बोले अरे इनको 4 महीने पहले घलाया था, अभी वापस आ गया, अभी इनको क्या सर्वे करना है क्या मालूम? बोला अभी क्या सर्वे करना है? तो बोले सर्वे नहीं करना है, आपको 6 सिग्मा देना है। तो पिताजी बोले ठीक है, हम अतिथि होटल में आते हैं। तो कुछ डब्बे, हमारे दोपहर में छोटा सा ऑफिस है, दोपहर में 10-12 डब्बे वाले खाना खाने के लिए जमा होते हैं। उन्होंने पिताजी से पूछा तलेकर जी किसका फ़ोन था? अरे बोले वो 2 स्टूडेंट आ गए 6 सिग्मा लेके आए हैं, हम 3 जन जाते हैं, एक रिक्शा में 3 जन जाते हैं ना, हम जाके वो 6 सिग्मा लेके आते हैं। और डब्बे वाले बोले नहीं तलेकर जी हम भी साथ में आएंगे। वो 6 सिग्मा सोने का है का चांदी का है का पीतल का है, थोड़ा थोड़ा वही बांट लेंगे। पिताजी बोले चलो। 12 डब्बे वाले थे, 4 रिक्शा करना पड़ा। अंधेरी स्टेशन से 4 रिक्शा करके अतिथि होटल में गए। हमने उनको कटिंग चाय पिलाई थी, उन्होंने 5 स्टार की चाय पिलाई, हमने भी पी ली। बाद में उन्होंने फाइल कागज निकाला ऐसा फाइल में से और पिताजी को दिया, बोले 6 सिग्मा ले लो। वो डब्बे वाले बोले तलेकर जी एक कागज के लिए 4 रिक्शा का पैसा फुकट गया, हम नहीं आते तो भी चलता था। यानी सर मांगे ना मिले भीख, बिन मांगे मिले मोती, ऐसी स्थिति होती है जीवन में कभी कभी। जिन्होंने भी हमको 6 सिग्मा दिया उनके हम शुक्रगुजार जरूर है। थैंक यू सो मच। सो काफ़ी अच्छी बात है कि जहाँ पर हम लोग ने अप्लाई नहीं किया तो हमको मिल गया। तो आई एम श्योर यहाँ पे जो CIHR एक्सेलेंस से 51 कंपनीज ने अप्लाई किए है, बट सबको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, वैसे नहीं मिलेगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, आप कैसे करते हैं क्या? सर देखो अभी कमिटेड कस्टमर एटोल जब डब्बा वाला नया डब्बा चालू होता है ना, तो पहले दिन भाभी से जाता, घर के भाभी को जाके मिलता है। भाभी को बोलता है भाभी मैं 9 बजे आपका डब्बा लेने के लिए आऊँगा। 9:02 नहीं, 9 बजे 9 बजे 9 बजे के पहला रखा करो चलेगा, 9 बजे के बाद लेट नहीं रखना है। और इंडियन भाभी है, टाइम समझती नहीं है। पहले दिन डब्बा वाला जाता है, भाभी बोलती है डब्बा वाला रुक मेरी चपाती बननी बाकी है। वो बोलता है मैं तुमको कल बोला था वक्त पे देना है, फिर भी आज पहला दिन है, मैं 5 मिनट रुकता हूँ, आप चपाती बनाओ। मैं डब्बा 5 मिनट रुकता है, वो 5 मिनट रुकता है, रुकने के बाद चपाती बनती है, फिर डब्बा लेके जाता है। अभी दूसरे दिन भाभी को क्या लगता है कल डब्बे वाला रुका था 5 मिनट, शायद आज भी रुकेगा। डब्बा वाला 9 बजे आता है घर पे डब्बा लेने के लिए, भाभी बोलते डब्बा वाला रुक मेरी दाल बननी बाकी है। डब्बा वाला बोलता है मैंने तुमको कल बोला था, आज तो नहीं रुकने वाला, फिर डब्बा वाला रुकता भी नहीं है, और डब्बा छोड़ के चला जाता है। ऑफिस में जब जाता है तो भैया पूछता है डब्बा वाला डब्बा किधर है? वो बोलता है मैं घर पे तो गया था लेकिन डब्बा रेडी नहीं था। अभी शाम को भैया घर पे जाके भाभी को क्या बोलता है हमको तो नहीं मालूम क्या बोलता है, मगर तीसरे दिन डब्बा वाला बेल डब्बा तो झट से भाभी हाथ में डब्बा देती है। यानी जो भाभी है भैया को नहीं डरती, ये डब्बे वाले से बेल से डरती है। फिर डब्बा वाला फिर क्या होता है सर, देखो हमारे लिए ट्रेन तो रुकती नहीं है ना। अगर डब्बे वाला हर भाभी बोलेगी डब्बे वाले को 5 मिनट रुक, तो उसको 25 डब्बा जमा करना है। 5 मिनट रुके, 5 मिनट रुकेगा, हर भाभी रुकाएगी उसको, तो लंच का डिनर हो जाएगा। और हमको हमारे लिए ट्रेन तो रुकती नहीं ना, इसलिए फिर वो डब्बा जमा करके नियर रेलवे स्टेशन जो उसका होता है वहीं पे डब्बा लेके आता है, और 12 बजे तक वो ऑफिस में डब्बा पहुंच जाता है। ग्रेट सर। और आज मैंने ये खुद महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, हमारा ऐसा तय हुआ था कि कार इनके यहाँ पे 8:30 बजे जाएगी, ये 9:15 9:30 तक आ जाएंगे, मैं 8 बजे निकलूँगा। 9 को 10 मिनट पहले अरे सर आप कहाँ पे हो? मैं बोला यार ये तो 9:30 बजे आने वाले थे। सो टाइम मैनेजमेंट का एक्सीलेंट एग्जांपल, जहाँ पे आराम से आ सकते थे, मेरे पहले आए थे बिकॉज हमको यहाँ पे आके बैठ के देखना था।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कस्टमर, बिकॉज फाइनली आपने कस्टमर एक भाभी की तरफ से तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, अभी जो कंज्यूम करता है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। सर अभी हमको बोलेंगे डब्बा वालों को क्या कस्टमर केयर, तो हमको मालूम नहीं है क्या है। ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट आते हैं, हमको ऐसा पीपीटी बना के देते हैं कि तुम्हारे व्यवसाय में कस्टमर केयर है। देखो सर, मेरा दादाजी डब्बे वाला था, मेरा पिताजी डब्बे वाला था, हम डब्बे वाले, हम तीन जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में काम करते हैं ना, तो थर्ड जनरेशन में डब्बे खाने वाले लोग भी हमारे पास है। जिसके दादाजी ने डब्बा खाया था उसका लड़का ऑफिस में डब्बा खाता है और पोता स्कूल में डब्बा खाता है। अच्छी सेवा देंगे और कस्टमर से अच्छे संबंध रखेंगे ना, तो तीन पीढ़ियों तक कस्टमर टिके रहते हैं, हमारा अनुभव है ऐसा। थैंक यू सर, आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा सा टीम वर्क एंड उसके बाद में लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर, डब्बा वाला बिजनेस टीम वर्क, 5,000 डब्बे वाले 400 टीम में काम करते हैं। हर टीम को टीम लीडर होता है, जैसे आपके बॉस होते हैं, सर होते हैं ना, वैसा हमारा टीम लीडर होता है, जिसको हम मुकादम कहते हैं। मुकादम जो सूचना देगा वो सूचना टीम को पालन करना पड़ता है। अगर वो सूचना नहीं पाली तो उसको फाइन किया जाता है। और हर टीम में सब्स्टिट्यूट लोग रहते हैं, क्योंकि सुख दुख में कामगार को रजा देनी है। कोई कामगार काम पे नहीं आएगा तो काम तो नहीं रुकना चाहिए ना, इसलिए हर टीम में सब्स्टिट्यूट रहते हैं और हर टीम को कलर कोड दिया जाता है। और काम करते समय वाइट कैप पहनना सर पे ज़रूरी है। अगर वाइट कैप हमने नहीं पहना ना सर, तो 50 रुपये दिन का फाइन है, क्योंकि हमारी संस्कृति है। एक आपको विनोद से सर कभी कभी कहता हूँ, अन्ना हजारे तो आपको मालूम हो गए, अन्ना हजारे रामलीला मैदान पर अनशन पे बैठे थे। हम महाराष्ट्र में हम भी आज़ाद मैदान पे सर बैठे थे, डब्बे वाले अनशन पर, अन्ना को पाठिंबा दिया था हमने। तो वहाँ पे ऐसा स्क्रीन लगाया था, उस स्क्रीन पे देख रहे थे हम, दिल्ली में रामलीला मैदान का चित्र चल रहा था। अन्ना तो मंच पे सोए थे, अनशन था ना, और बाजू में कुछ लोग घूम रहे थे। उसमें किरण बेदी मैडम थी, जिन्होंने अन्ना की टोपी पहनी थी। कुमार विश्वास थे, जिन्होंने अन्ना की टोपी पहनी थी सर पर। और केजरीवाल साहब भी थे, अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने भी वो टोपी पहनी थी अन्ना की। वो दो जन को नहीं जमा, मगर केजरीवाल साहब को जम गया। उन्होंने वो टोपी दिल्ली वालों को पहना और दिल्ली के सीएम बन गए। टोपी पहनने के बाद आदमी सीएम बन सकता है। ग्रेट सर, आप मुझे ये भी बता रहे थे कि जब टीम वाले काम करते हैं एंड आपका जो सोशल सर्विस है, कोई ठीक नहीं रहा, कोई कुछ इलाज का, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता देंगे तो अच्छा। ये हम लोग कंपनी में एम्प्लॉय एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं, बट जैसे आपने बताया कि आपका कोई टीम मेंबर वाला बीमार होगा, कुछ होगा, तो आपके सोशल सर्विस जो आप कैसे करते हैं उसके बारे में एज ए लीडर वो थोड़ा सा आप लिया। देखो, मैं साउथ मुंबई भाईकला में रहता हूँ, थर्ड जनरेशन मेरा दादाजी पिताजी हम वहाँ पे रहते हैं। अभी 5,000 डब्बे वाले जब काम करते हैं तो उनके रिश्तेदार भी है ना, उनकी फैमिली भी है, और फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पताल तो मेरे आजू बाजू में ही है, नायर अस्पताल, केएम अस्पताल, एजेजे हॉस्पिटल। तो उनके लिए तो भागदौड़ तो करनी ही पड़ती है, वो तो अलग बात है। क्योंकि देखो, डब्बा वाला कामगार नहीं है, वो हमारे आपस में रिश्तेदार है। 5,000 डब्बे वाले हैं ना, हम आपस में रिश्तेदार है, एक भी दूसरे के रिश्तेदार है। और टीम वर्क पे सर वो काम को आता है हमारे लिए। टीम वर्क जो चलती है ना, कि तो एक टीम में चाचा, मामा, नाना, भतीजा सब काम करते हैं ना। समझो मामा बीमार पड़ गया तो भांजा क्या बोलता है, ठीक है मामा आप काम पे मत आइए, हम तुम्हारा काम संभाल के लेते हैं। अगर हमारा रिश्ता नहीं होता तो मामा हो या कोई भी हो तो हमको क्या बोलते, तुम बीमार पड़े तो हमको क्या लेने देना उससे, आप काम करिए। मगर जब रिश्ते में हम काम करते हैं, आपस में टीम में काम करते हैं, हम रिश्तेदार आपस में सब रिश्तेदार है, तो इसलिए टीम में कभी झगड़ा बिगड़ा ज़्यादा होता नहीं है, अच्छी तरह से टीम काम करती है। थैंक यू सर। वो जो कंपैशन हम लोग बात करते हैं उसके बारे में था सर। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आपने मुकादम के बारे में थोड़ा बताया था, तो और थोड़ा सा डिटेल बताइए। बिल्कुल सर, हमारा व्यवसाय में बैकबोन पिलर कौन है, तो हमारा मुकादम टीम लीडर है, वो बैकबोन है। अभी ये टीम लीडर ट्रेन में बैठा है, वो नोट करके रखता है किसने गलती किया, फाइन लिखो, लेट आया फाइन, टोपी नहीं पहना फिर भी फाइन। और दूसरा जो मुकादम आप देख रहे हैं, देखो डब्बा वाला जब काम करता है 2 लाख डब्बे पहुंचाता है, तो हमारी खुद की कोडिंग सिस्टम है, डब्बे के ऊपर लिखी हुई है। अगर किसी भाभी ने डब्बा धो दिया और ऊपर का कोड मिट गया तो गलती हो सकती है। हमारे सभी कस्टमर जात के धर्म के कस्टमर है, हमारा शेख भाई भी कस्टमर है, हमारा जैन भाई भी कस्टमर है। किसी भाभी ने डब्बा धो दिया, ऊपर का कोड मिट गया, गलती हो गई, शेख का डब्बा जैन को गया, जैन का डब्बा शेख को गया, तो क्या होगा, शेख तो खा लेगा, कुछ भी खाता है, जैन तो उसी डब्बे से मारेगा,
इसलिए जब डब्बा हाथ में लेता है तो डब्बे वाला जो हमारा मुकादम होता है टीम लीडर, उसको सूचना होती है। अगर कोड मिट गया होगा ऊपर का तो आपके पास बॉल पेन रखो, ऑयल पेन रखो, कौन सा भी पेन रखो और सप्लाई चेन में वो कोड को दुरुस्त करो, सप्लाई चेन में डब्बा दे दो। परफेक्ट। हमारे इसमें हम लोग उसको पोकायो के और फुल प्रूफिंग देखते हैं, बट उसके बावजूद इतने गलतियां होती है। बट 2 लाख ट्रांजैक्शंस करते कैसे करते हैं, सही में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। चलो सर आगे चलते हैं। जैसे हमने भी बताया कि हमारा जो एक्सीलेंस फ्रेमवर्क है, अच्छा आप प्लीज़ अप्लाई मत कीजिए, नहीं तो आपको एकदम टॉप का लेवल अवार्ड CII को देना पड़ेगा। तो हमारे कैटेगरी में लीडरशिप स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग ने थोड़ा देख लिया है, और 3 है जो जिसको लर्निंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, या प्रोसेस के बारे में बात किया, और पीपल एंगेजमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हाँ सर, आपने कोड के बारे में थोड़ा बता दिया, तो और थोड़ा सा डिटेल्स में बता 2 लाख डब्बे जब डब्बे वाले पहुंचाते हैं, मेरे दादाजी कहा करते थे, जब छोटी मुंबई थी तो बिजनेस भी कम था, वो धागा बांधने से पहचान होती थी। लाल धागा बांधने से गिरगांव जाने वाला डब्बा, पीला धागा बांधने से कुलाबा आने वाला डब्बा, धागे से पहचान होती थी। ऐसा ऐसा मुंबई बढ़ गई, व्यवसाय बढ़ा, डब्बे भी बढ़ गए, तो डब्बे वाले ने खुद की कोडिंग सिस्टम बनाई। ये ऊपर देख रहे हैं आप, वो हमारा डब्बे का ऊपर का टॉप है जिसको अपन ढक्कन बोलते हैं, वो ढक्कन है ऊपर का। अभी ऊपर का ढक्कन पे जी लिखा है। हमने कहा था ना गोराई करके गाँव है बोरीवली के बाजू में, वो गोराई से आने वाला डब्बा है। वहाँ पे जो डब्बा वाला पीछे काम करता है ना, उसको हमने अल्फ़ाबेट दिया है, ABCD ऐसा नंबर दिया है। तो जी नाम का डब्बे वाला गोराई में है, वहाँ से 25 डब्बा जमा करेगा, उसका नियरी रेलवे स्टेशन कौन सा है, बोरीवली, तो बोरीवली डब्बा लेके आएगा। बोरीवली आने के बाद हमने खुद कुछ इलाकों को हमने पिन कोड हमारे खुद के दिए हैं। हमने 3 नंबर दिया है, नरीमम पॉइंट को दिया है। इसको आना है चर्चगेट, नरीमम पॉइंट तो चर्चगेट आना है डब्बा को। चर्चगेट आने के बाद 5 नंबर का डब्बे वाला लाइन में उठाएगा और एयर इंडिया बिल्डिंग में 8वें मंजिल पे खाने को देने का है। तो डब्बे वाले को पता चलता है कि ये गोराई से आया हुआ डब्बा एयर इंडिया बिल्डिंग में 8वें मंजिल पे खाने को देने का है। वंडरफुल। एंड आपने ये भी बताया कि अगर कोई घर पे वो कलर चला गया या फिर भी आप इंश्योर करते हैं कि राइट डब्बा राइट कस्टमर को पहुँचेगा ही पहुँचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सर आजकल सब सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में बात करते हैं। एंड और एक अनोखी बात है कि जब मुंबई में क्लाउड बस्ट हुआ था, उस दिन सारा मुंबई ठप हुआ था, और उसकी बाद के दिन सारे कंपनीज ने छुट्टी अनाउंस किया था। बट मुंबई के डब्बा वाले रेडी थे, उन्होंने सारे डब्बे नेक्स्ट डे इमीडिएटली सबको पहुंचाए थे। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। सर इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। धूप हो, बारिश हो, जो भी हो, जब तक मुंबई की लोकल चलती है ना, तब तक मुंबई का डब्बे वाला काम पर है। अगर लोकल रुक गई तो हम भी रुक गए। और डब्बे वाले की सप्लाई चेन, अभी देखो ये सप्लाई चेन मेरे ख्याल से गिनीज बुक में इसकी नोंद हो गई है कि सबसे तेज मानवीय सप्लाई चेन किसकी, तो मुंबई के डब्बे वाले की है। और सप्लाई चेन सर जैसा हमारी कोडिंग सिस्टम है उसी हिसाब से सप्लाई चेन चलती है। 4 डब्बा वाला बीच में मैंने कहा था ना, गोराई से डब्बा आता है तो 4 डब्बा वाला बीच में बदली होता है। डब्बा वाला बदली होता है लेकिन डब्बा नहीं बदली होता है। सर जी यहाँ पे 4, 5, 7 लोग तक आ सकते हैं जो एक डब्बा को दूसरे। अगर कुलाबा आरसी चर्च जाता होगा ना डब्बा, तो 7 डब्बे वाले भी चेंज होते हैं बीच में, ऐसा है। वाह वंडरफुल। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी, आजकल सब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बट AI ML, बट विदाउट AI ML हम लोग ये करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सर आप। सर टेक्नोलॉजी बैकअप नील है। मेरे पिताजी ने 6 सिग्मा जो हमको मिला ना, उसका बंटवारा किया था। 2 सिग्मा साइकिल को दिया था। नितिन गडकरी साहब अभी मंत्री है, वो कितना भी कड़क कायदा करेगा ना, तो साइकिल को कोई कायदा नहीं लगता है। रेड सिग्नल होगा तुम जंप कर सकते हो, ट्रैफिक होगा तो फुटपाथ से जा सकते हो। अरे मुंबई में ट्रैफिक से हमको कौन बचा, हमें साइकिल बचाती है, और उसका खर्चा भी कुछ नहीं ना, एक बार आओ और महीना भर चलती है। अरे 2 सिग्मा साइकिल को दिया था, हमारा उपयुक्त तो वाहन है साइकिल। 2 सिग्मा हमने मुंबई को लोकल को दिया था कि 2-2 मिनट में कहीं पे लोकल चलती हो, हमने तो नहीं देखी, मगर मुंबई ऐसी नगरी है जहां जहां पे 2-2 मिनट में लोकल चलती है। मुंबई की लाइफ लाइन है, हमारी भी लाइफ लाइन है, इसलिए 2 सिग्मा हमने मुंबई को लोकल को दिया था। और 2 सिग्मा डब्बा वालों ने रखा था। क्या अच्छा टीम वर्क नहीं होता तो शायद 6 सिग्मा नहीं मिलता।
तो अभी इसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, मगर हमको कभी कभी डर लगता है। अभी ड्रोन कैमरा घूमते हुए आप देखते होंगे ना, ड्रोन का कैमरा आ गया। अगर वो ड्रोन की कैपेसिटी बढ़ गई तो भाभी क्या करेगी, गच्ची पे जाएगी, ड्रोन को ही डब्बा बांधेगी और भैया के ऑफिस में उतारेगी। तो हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ड्रोन कैसा पाड़ने का, वो गिराने का। वंडरफुल। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। या सर डब्बा वाला कौन बन सकता है? देखो 60 से 70 किलो का बोझा सर पे लेना पड़ता है, ऐसा डब्बा लेना पड़ता है, और ऐसा साइकिल को 30 डब्बा लगाना आना पड़ता है। जो इसको जमेगा वो मुंबई का डब्बा वाला जरूर बन सकता है। सही, इसमें कुछ साइकिल चलाने की कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है क्या? सर 30 डब्बा लेके ट्रैफिक में साइकिल चलाना आना चाहिए। अरे बाप रे। पता नहीं मैं क्या बोलूँ, क्योंकि साइकिल सीखते सीखते इतना टाइम लगता है, 30 डब्बे लेके। सही में सर। एंड ये जो वेट होगा ऑलमोस्ट 60-65 किलो उनको फिजिकली कैरी करना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि स्टेशन पे ऑटोमेटिकली लोकल आई तो अंदर जाना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द डब्बा वालास। चलो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। सर वैसा देखा जाए तो महिला का कुछ काम है नहीं है। ये भीखाबाई, आनंदीबाई, पार्वती, लक्ष्मीबाई, ये महिला हमारे साथ में काम करती थी। क्योंकि इनका पति अपघात में उसका निधन हो जाता है, बस के नीचे आ गया, ट्रक के नीचे आ गया, ट्रेन से गिर गया, तो वो मर जाता है। और घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसा खुदा तो नहीं है, मगर खुदा से कम भी तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनको काम पे बुलाते हैं, उनको लाइट वर्क देते हैं, थोड़ा थोड़ा आसपास का डब्बा ले पहुंचाओ और घर पे चली जाओ। जब तक उनका बेटा बड़ा होकर काम पर नहीं आता है तब तक ऐसा महिला को हम संभाल के लेते हैं। वंडरफुल क्वेश्चन सर। अभी सर इसके पहले हम लोग ने सारे कैटेगरीज देखे, बट फाइनली आपको मालूम है कि HR एक्सेलेंस में 500 पॉइंट रिजल्ट्स के लिए होता है। तो रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा विस्तार में आप बता दीजिए सर। सर डब्बे वालों को अनेक पुरस्कार मिला, गिनीज बुक में नोंद हो गई, सिक्स सिग्मा गला, या ISO सर्टिफिकेट है ना, वो देने वाली कंपनी हमारा, हम कहा ना चांदनी में छोटा सा ऑफिस है, हम बैठे थे, वो कंपनी वहाँ पे आ गई और उन्होंने कागज निकाला फाइल में से, पिताजी को दिया, ऐसा ये सर्टिफिकेट आप ले लो। पिताजी बोले ये है क्या? ते बोले ISO सर्टिफिकेट है। बोले है, लेकिन इसकी हमें क्या ज़रूरत है? बोले बस तुम्हारे पास सिक्स सिग्मा है? पिताजी बोले देखो दीवार पे लटक रहा है। वो बोला लोगों को पहला ISO सर्टिफिकेट मिलता है, वो बाद में सिक्स सिग्मा को एप्लीकेशन करते हैं। तुम्हारे पास सिक्स सिग्मा पहले से है, इसलिए तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जरूरी तो दे दो। उन्होंने दिया, पिताजी ने रख लिया। कहने की बात यह है, आप अच्छा काम करोगे ना तो विश्व उसकी दखल जरूर लेगा, और जहां कहीं भी आप होंगे वहीं पे आके आपको पारितोषिक देंगे। वंडरफुल सर। आपका अवार्ड हम लोग ने अलग से साइड में निकाल के पहले ही रखा हुआ है। तो सर आगे बढ़ते हैं। सर इसके बारे में बताइए प्लीज। देखो सर, भारत देश की खासियत है, एक अपनी खासियत है, जब तक परकीय व्यक्ति आपकी तारीफ नहीं करता है ना, तब तक अपना नेबर भी अपने को नहीं पहचानता है। ये सत्य परिस्थिति है। हमको कौन पहचानता था? है डब्बे वाला काम करता है बाहर, कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं था। हमको मिलने आ रहे थे प्रिंस चार्ल्स, तो पहले डब्बे वालों को तो CP ऑफिस में बुलाया, कमिश्नर ऑफ पुलिस वहां पे बुलाया। डब्बे वाले डर डर के गए, उनको लगा किसी डब्बे वाले ने गलती किया इसलिए साहब ने बुलाया होगा। वहां पे देखा तो लंदन के वकीलात के लोग सामने बैठे थे, एम्बेसडर सब, उनके सामने डब्बे वाले बैठ गए, पिताजी बैठ गए, उनके साथ ही बैठ गए। तो उन्होंने कहा हमारा सर आपसे मिलना चाहता है। तो पिताजी बोले आपका सर यानी कौन? बोले प्रिंस चार्ल्स। पिताजी बोले प्रिंस चार्ल्स यानी एक नाम का आदमी कि दो नाम का आदमी है? तो बोले ना एक ही नाम का आदमी है, और वो लंदन का राजा है। पिताजी ने कहा लंदन का राजा है, उसका मान सम्मान आदर हम भी करते हैं, वो एक राजा है, हमारे कस्टमर महाराजा है। तो एक राजा को मिलने के लिए हमारे कस्टमर को हम लेट नहीं कर सकते। अगर राजा को हमसे मिलना होगा, वो दिन हमारा होगा, वो जगह हमारी होगी, वो टाइम हमारा होगा। कहाँ? उन्होंने बोला कहाँ मिलना है? बोलो। बोले चर्चगेट स्टेशन के बाहर जो फुटपाथ है उधर राजा को बोला और रुको, हम मिलेंगे जरूर। फिर चर्चगेट स्टेशन के बाहर जो फुटपाथ है, फिर वहाँ पे राजा की हमारी रॉयल विजिट हो गई। 20 मिनट तक रॉयल विजिट हमारी हो गई। नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा आगे लीजिए। देखो रॉयल विजिट उस दिन तो टीवी पर सब जगह पे हम थे ना,
सब टीवी पर हम थे, मीडिया में सब, दूसरे दिन पेपर में भी हम थे, पेपर में भी। तभी भारतीय राजनेता जाग उठे। हमारे राज्यपाल एस.एम. कृष्णा साहब थे, उन्होंने पहला पेपर पढ़ा था, अरे डब्बे वालों को तो लंदन से आके राजा मिला, मैं तो गवर्नर है, मैं कैसा नहीं मिल सकता। तो उन्होंने बोला डब्बा वाला मेरे राजभवन पे आ जाओ चाय पीने के लिए। हम सुबह गए राजभवन उनका चाय पीने के लिए। सीएम साहब थे, सुशील कुमार शिंदे साहब सीएम थे, उनको पर देखा कि डब्बा वाला राजभवन में गया है चाय पीने के लिए। उनका फोन आ गया, डब्बा वाला मेरे वर्षा बंगले पे आ जाओ चाय पीने के लिए। हम शाम को वर्षा बंगले पे गए चाय पीने के लिए। हमको पता नहीं चलता था, मुंबई में ये भी रहते थे, हम भी रहते थे ना। चाय तो छोड़ो, कभी पानी पीने को बुलाया नहीं। जब तक लाइमलाइट में आप नहीं आते तब तक भारतीय राजनेता भी अपने को कीमत नहीं देते, ऐसी परिस्थिति है। चलो सर, ये सर प्रिंस हमें मिला। देखो अपने पुराना में पारस नाम का एक पत्थर है, अगर वो लोहे को टच करता है ना तो लोहे का सोना होता है, ऐसे लोग बोलते हैं। प्रिंस हमें मिले, हमारा सोना नहीं हुआ मगर सोने जैसी चमक उसने हमको विश्व में दे दी। लोग हमको मैनेजमेंट के गुरु कहने लगे। तो उसी दरमियान क्या होता, कुछ पत्रकार हमसे मिलने आ गए। उन्होंने कहा रहा तुम्हारा दोस्त शादी कर रहा है, तुम उसको कुछ गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वो शादी पहली की दूसरी, उसको अपना लेना देना था नहीं उसमें। और डायना मैडम थी, उसका अपघात में निधन हो गया था। और कमेला भाभी के साथ में सेकंड शादी थी। और कमेला भाभी उसकी बचपन की सहेली, बचपन का प्रेम 55 में जाग उठा। अभी 55 उम्र में अपना कोई आदमी शादी करने को जाएगा तो लोग बोलेंगे थोड़े समय के लिए काय को मगजमारी करता है, मगर उधर चलता है। तो हमने भी सोचा चलता है तो जाने दो, अपन भी गिफ्ट देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, मगर देंगे क्या। वैसे पुराने में फिर से दोस्ती फेमस थी। कृष्ण द्वारका का राजा, उसकी द्वारका सोने की है, और सुदामा गरीब ब्राह्मण, उसको क्या देगा। वैसा जो राजा लंदन का राजा, हम डबे वाले उसको क्या देंगे। फिर भी हमने सोचा कि मराठी लोग शादी में ड्रेस पहनते हैं ना, वर और वधू, उसको अपन देंगे। तो वर का पोशाक लिया, और हथनी चप्पल वाले से चप्पल आ गया, बूट आ गया, सब जो लगता है वो। फिर पैठनी साड़ी हमने ली, दादर में गए, 20,000 की पैठनी साड़ी रानी को ले ली। दूसरे दिन पेपर में न्यूज़ आ गई, मेरे वाइफ ने उठाया, बोलते उठो पेपर में क्या आया देखो। मैं बोला क्या आया दिखाओ। तो उसने देखा, मैंने देखा कि मुंबई के डबे वाले ने 20,000 की पैठनी साड़ी रानी को ले ली। मैं बोला ले ली। वो बोली मेरे लिए कभी 200 रुपये की नहीं लाई, और उनको 20,000 की ले ली। अरे मैं भी बोला वो विश्व की रानी तू मेरी रानी, कुछ फर्क है कि नहीं। सर 2 मिनट अजून घेतो। देखो सर, ये शादी थी ना 8 अप्रैल 2005 को थी। आप कैलेंडर जाके देख सकते हैं, 8 अप्रैल 2005। हमने कैलेंडर में देखा ना सर, उस दिन था अमावस्या का दिन था। एक तो राजा की पहली औरत मर गई थी एक्सीडेंट में, और सेकंड शादी करता है अमावस्या के दिन। शायद कमेला का भाभी का नंबर लग सकता है, मालूम नहीं अपन को। अपन हिंदू है तो थोड़ा समय समझते हैं। अमावस्या के दिन कुछ काम करते नहीं ना, शादी तो करते ही नहीं है। मगर उस राजा को कौन बोले कि अमावस्या के दिन शादी मत करो। तो अपने विले पार्ले में संन्यास आश्रम है, हम सन्यासी के पास लेके, हम वो गिफ्ट है ना, उसको मराठी में आहेर बोलते हैं, वो गिफ्ट हम वो सन्यासी के पास लेके गए। अरे जल्दबाजी में आदमी की अकल काम नहीं करती। शादी राजा की, गिफ्ट हमारा, और उसका शांति करने के लिए सन्यासी के पास लेके गए। और शादी को खबर को उनसे सन्यास लिया है, हम उनके पास ही गए इसका शांति करो। तो उन्होंने, हमारे पहचान वाले थे, तो उन्होंने उसका शांति किया, और शांति करके वो गिफ्ट हमने लंदन में भेज दिया। देखो अच्छा मन से कोई प्रार्थना करता है ना, उसकी भी भगवान सुनता है ना, ऐसी बात नहीं है। बरोबर 6 अप्रैल को वो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी रोम में किधर है, इटली में किधर है, वो वेटिकन सिटी का गुरु है, पोप कहा जाता है उसको, पोप। वो पोप ही मर गया 6 अप्रैल को। राजा की शादी 8 अप्रैल, तो लंदन में 3 दिन का दुख जाहिर हो गया। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख कुछ बनने वाला था नहीं। राजा की शादी पोस्टपोन हो गई, 8 तारीख को हो गई, 8 अप्रैल को। आप जाके कैलेंडर में आज भी जाके देखो, 8 अप्रैल 2005 हम मराठी लोगों का गुड़ी पाड़वे का दिन था, और हिंदू संस्कृति में 3.5 मुहूर्त में गिना जाता है। राजा की शादी मुहूर्त पे हो गई, इसलिए 2005 से लेकर 2025 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंडरफुल। सो हाँ सर, इसके बारे में आप। मेरा बचपन साउथ मुंबई में गया। साउथ मुंबई में हमेशा देखा था, मुंबई को नवकोट नारायण की मुंबई कहा जाता है,
अमीर लोग रहते हैं, किसी बहाने में पार्टी होती रहती थी, फिर पार्टी में खाना बचता था वो फेंक देते थे। इसी मुंबई में स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर ब्रिज के नीचे भूखे लोग सोते थे, हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे। कई जगह पे तो कचरे में से खाना बच्चा खा